हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में कक्षा 8 हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 के भाग 1 पुस्तक के व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के आधे पाठ सर्वोच्चता का दावा तक हमने पढ़ा। आज हम विलय नीति पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह तर्क पर आधारित था, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं, इसलिए अवध पर कब्जा कर रहे हैं। उनके प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो ये नक्शे हैं, देखिए तुलना करने के लिए। 1857 में 1797 में ये पीला हिस्सा जो है ये सब ब्रिटिश शासन है, बाकी सब ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, सबके अपने अपनी रियासतों पर कब्जे थे भारत के राजाओं के। उसके बाद ये 1840 में देखिए कितना अंतर आ गया है। पीले वाले सब ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं और जो गुलाबी से दिख रहे हैं ये अधीन नहीं थे। और ये चित्र है आपका 1857 में। देखिए आप स्थिति कितनी बदल गई। अंग्रेज़ों के जो शासन था वो ज़्यादा हो गया और जो कम रियासत जिनके अपने थे वो क्षेत्र कम हो गए। तो अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ों की फैलती सत्ताएं हैं। ये नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयाँ बटे थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों को बताते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। तो एक काजी एक न्यायाधीश होता था, मुफ्ती एक न्यायविद होता था जो कानूनों को बताता था, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला था बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के कारण, तो उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। तो इसमें एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। तो इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, उस समय पद होता था, जैसे कि नाम से ही पता चलता। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दारोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को पीछे कर दिया। तो ये महाभियोग जब चल रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स पर, तो एडमंड बर्क तो उन्होंने ये भाषण दिया था। धर्मशास्त्र देकर संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अब है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक सत्ता में थी
मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा होता था और मुगल साम्राज्य की विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र यानी हथियारों के साथ किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, उपलब्ध कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उनको पेशेवर सैनिक ट्रेनिंग दी जाने लगी तो सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना था। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट, थोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। तो ये कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार। इस कोशिश में कभी कभी समस्या आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। तो लोग इतनी आसानी से तो अपनी इन जातीय और धार्मिक भावनाओं को नहीं छोड़ने वाले थे। वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही नहीं मान सकते थे। सिपाही महसूस करते थे कि अपने जीवन और अपनी पहचान, इस बात के एहसास में बदलाव आ रहे हैं। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा, तो 1857 का विद्रोह इसी बात को दिखाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और 19वीं सदी की शुरुआत में जब भाप तकनीक आई तो ये प्रक्रिया और तेज़ हुई और समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में पहले 6 से 8 महीने का समय लगता था, तो भाप से चलने वाले जहाज़ों से सिर्फ 3 हफ्तों में पहुंच जाते थे। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार यहाँ आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था और देश के शेष भूभाग पर भी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये अन्यत्र यानी कि कहीं और दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार होता था। देखिए, पहले लोग गुलाम भी होते थे, गुलाम बनाए जाते थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो डच व्यापारी जो हॉलैंड के थे वो 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और वहाँ दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप एक जगह है, वहाँ पे निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने, वहाँ पर नीलामी होती थी, उनकी बोली लगाई जाती थी, तो उसका ब्यौरा वर्णन प्रस्तुत किया उसने। तो वो कहने लगा कि ये मालूम होने पर कि कृषि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नई बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के सामान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य दिल पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए असंवेदनशील थे, तो लोग उनको भी पशुओं की तरह समझते थे। इसके बाद है, देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला है दीवानी। दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। फिर देखिए रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही सिपॉय, वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब रिक्त स्थान भरें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में स्थित थी। अब सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया, ये गलत है, हार गए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही है। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये गलत है। अब प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थीं? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े
और रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रहती थी। ये कंपनियाँ इन्हें यहाँ से सस्ते दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाती थी। और उसके पश्चात पाँचवा प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। इस 18वीं सदी की शुरुआत से कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब बनने के बाद कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, वो किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया। इन्हीं बातों पर कंपनी का कहना था कि बेतुकी मांगों से इनका व्यापार तबाह हो रहा है, व्यापार बढ़ाने के लिए उसे सबसे ज़्यादा लोग चाहिए और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। छठा है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इससे होने वाली आमदनी से ही अब कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, फौजों को संभाल सकती थी, किलों और दफ्तरों का निर्माण करा सकती थी। सातवां है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। अपने बंदरगाहों से होने वाले निर्यात को टीपू सुल्तान ने रोक दिया और फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसलिए कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। फिर है, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की व्याख्या करें। ये जो रियासत सहायक संधि की शर्तों को मान लेती थी, उसे अपनी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की सहायक सेना की सुरक्षा मिलती थी और उसके रख रखाव के लिए उसे कंपनी को पैसा देना होता था। अगर भारतीय शासक ये रकम देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन कई इकाइयों में कर रखा था। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका शासक गवर्नर था। कंपनी ने पुलिस तथा राजस्व में काफ़ी सुधार किया, जबकि भारतीय शासकों ने किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही अदालत में सभी सुनवाइयाँ होती थी, जबकि अंग्रेजों ने प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक में प्रशिक्षित किया, सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस किया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाकर सेना के महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्हें ही नियुक्त किया। सेना में यह भावना जगाई कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल एक सैनिक है तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है।